यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों ने एक और वेपन का इस्तेमाल किया। और कई देशों के दिमाग में ये ख्याल आया, डॉलर का फ्यूचर समझना है तो सबसे पहले उसके पास्ट में जाना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ सालों में दो ऐसी वॉर्स होंगी जो सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं, एक ऐसा देश था जो रिलेटिवली बहुत ज्यादा मजबूत होकर निकला। इस डिसीजन को हिस्ट्री में निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और सऊदी अरेबिया डिसीजन लेता है कि वो ऑयल एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में, तो लोगों का ध्यान एक ऐसे ग्रुप की तरफ गया जो सालों से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहा है। ईयर 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुआ। और यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट मिसाइल्स और टैंक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों ने एक और वेपन का इस्तेमाल किया और वो वेपन था मनी, यानी कि पैसा। वॉर के शुरू होने के बाद रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए, उसके कुछ बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया और उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व के एक बड़े हिस्से को फ्रीज कर दिया गया। दुनिया ये सब देख रही थी और कई देशों के दिमाग में ये ख्याल आया कि कल अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी किसी सुपर पावर से हो गया तो क्या ये सैंक्शंस हम पे भी लगाए जा सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को रातों रात रोका जा सकता है। और शायद इसी वजह से ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर्स पे डिपेंडेंसी कम करने की बात कर रही हैं। लेकिन क्या ये सच है कि ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को चैलेंज कर सकती हैं या डॉलर्स की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसको रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डॉलर्स और ऑयल कैसे इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। आज हम उसी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर डॉलर का फ्यूचर समझना है तो सबसे पहले उसके पास्ट में जाना पड़ेगा। सच यह है कि डॉलर शुरू से दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी थी ब्रिटिश पाउंड, और इसका सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उस समय ब्रिटेन सिर्फ एक देश नहीं था, वो था दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर। 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर बन चुका था। उसके शिप्स हर कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचते थे। उसकी कॉलोनीज एशिया, अफ्रीका और दूसरे देशों के रीजन्स में फैली हुई थी। उसके बैंक्स, पोर्ट्स, उसका ट्रेड नेटवर्क ग्लोबल कॉमर्स का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था। और जब ग्लोबल ट्रेड ब्रिटेन कंट्रोल करता था तो नेचुरली पेमेंट्स ब्रिटिश पाउंड्स में होने लगी थी। और इकोनॉमिक का एक सिंपल रूल है, जिस देश का ट्रेड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसी देश की करेंसी भी सबसे ज्यादा पावरफुल होने लगती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी बड़े मॉल में सिर्फ एक ही फूड कोर्ट चलता है और उस फूड कोर्ट में पेमेंट के लिए उसके यहाँ एक कार्ड चलता है, यानी पहले उसके कार्ड में पैसा ऐड करो और फिर पेमेंट करो। तो जब भी कोई खाना खरीदना चाहता है तो उसे वही कार्ड लेना पड़ता है। धीरे धीरे पूरा मॉल उसी कार्ड पर डिपेंडेंट हो जाएगा। और पुराने समय में ग्लोबल ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड कुछ ऐसा ही था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ सालों में दो ऐसी वॉर्स होंगी जो सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं, दुनिया की करेंसी भी बदल देंगी। ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई जो ईयर 1918 तक चली। दुनिया अभी समझ भी नहीं पाई थी कि ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और ये ईयर 1945 तक चली। इन दोनों वॉर्स ने यूरोप को फाइनेंशियली और इंडस्ट्रियली बुरी तरह से तोड़ के रख दिया। इन वॉर्स की वजह से ब्रिटेन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो गया और तो और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया। कई देशों की फैक्ट्रीज तबाह हो गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए, लेकिन इन सब में एक ऐसा देश था जो रिलेटिवली बहुत ज्यादा मजबूत होकर निकला और वो था अमेरिका। जब यूरोप वॉर लड़ रहा था तो अमेरिका वेपन्स बना रहा था, दूसरे देशों को मशीन सप्लाई कर रहा था,
फ्यूल्स भेज रहा था, उनके लिए फूड एक्सपोर्ट कर रहा था और कई कंट्रीज को लोन्स भी दे रहा था। यानी जब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा वॉर में पैसा खर्च कर रहा था तो उस टाइम पे अमेरिका पैसा कमा रहा था और धीरे धीरे दुनिया का बहुत सारा गोल्ड और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने लगे और ये 1940s तक अमेरिका दुनिया की एक सबसे बड़ी सुपर पावर बन के सामने आ चुका था। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल सुपर पावर से किसी देश की करेंसी ग्लोबल करेंसी नहीं बन जाती। इसका असली गेम तो शुरू होना अभी बाकी था। दुनिया को वॉर के बाद एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत थी, एक ऐसा सिस्टम जिससे इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चल सके, करेंसीज स्टेबल रहे और कंट्रीज को ये पता हो कि ग्लोबल पेमेंट्स कैसे होनी है। तो इसके लिए ईयर 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट के ब्रेटन वुड्स नाम के एक छोटे से टाउन में 44 कंट्रीज एक हिस्टोरिक मीटिंग के लिए इकट्ठी हुई। इस मीटिंग को आज हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं और यही डिजाइन हुआ मॉडर्न ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसने अगले कई डिकेड्स तक ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। इस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि दुनिया की कई करेंसीज इनडायरेक्टली यूएस डॉलर से लिंक्ड रहेंगी और यूएस डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया। अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि अगर किसी कंट्री के पास डॉलर्स हैं तो अमेरिका उन डॉलर्स को फिक्स्ड रेट पर गोल्ड में कन्वर्ट करेगा। मतलब डॉलर के पीछे सिर्फ अमेरिका का नाम नहीं, अमेरिका का गोल्ड खड़ा था। इसे ऐसे समझो, मान लो एक बैंक रिसिप्ट देता है और कहता है जब चाहे इस रिसिप्ट के बदले असली सोना ले जाना। लोग उस रिसिप्ट पर भरोसा करने लगते हैं। उस दौर में कंट्रीज के लिए यूएस डॉलर उस रिसिप्ट का ही काम करता था और धीरे धीरे दुनिया ने डॉलर पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिस्टम भी हमेशा चलने वाला नहीं था। लगभग 27 साल बाद अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दुनिया को लगने लगा था कि डॉलर एक सेफ करेंसी है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका का गोल्ड खड़ा था। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम पैदा होने लगी। अमेरिका दुनिया भर में ट्रेड कर रहा था, दूसरे देशों को लोन्स दे रहा था, वियतनाम वॉर जैसी बड़ी मिलिट्री एक्सपेंसेस भी चल रहे थे और मार्केट में डॉलर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इससे एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या अमेरिका के पास इतना गोल्ड है? अगर सब कंट्रीज आज अमेरिका के पास जाके डॉलर्स के बदले में सोना मांगे तो क्या अमेरिका के पास इतना गोल्ड है कि वो उन सबको सोना दे पाए? इसको ऐसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक बैंक कहता है तुम्हारे अकाउंट में जो भी पैसा है जब चाहो निकाल लेना। लेकिन अगर एक दिन बैंक के सारे कस्टमर्स एक साथ पैसा निकालने आ जाएं और बैंक के पास उतना कैश ही ना हो तो क्या होगा? लोगों का भरोसा उस बैंक से उड़ जाएगा। 1960s में कुछ ऐसा ही डर दुनिया में पैदा हो गया। कई कंट्रीज का मानना था कि अमेरिका ने जितने डॉलर्स दुनिया में भेजे हैं उसके कंपैरिजन में उतना गोल्ड उसके पास है ही नहीं। और फिर आया ईयर 1971। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक अनाउंसमेंट की, अमेरिका अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी अगर किसी कंट्री के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हैं तो वो अमेरिका जाके उन डॉलर्स के अगेंस्ट में गोल्ड नहीं ले सकता। इस डिसीजन को हिस्ट्री में निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया हैरान थी कि जिस फाउंडेशन पे यूएस डॉलर की पावर खड़ी है वो फाउंडेशन ही बदल गई थी। अब सवाल ये था कि अगर डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं खड़ा तो दुनिया डॉलर पे भरोसा करेगी ही क्यों? कई लोगों को लगा कि शायद अब डॉलर का एरा खत्म होने वाला है। लेकिन अमेरिका ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और कुछ सालों में एक ऐसा सिस्टम बना जिसने यूएस डॉलर को एक करेंसी नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की एक जरूरत बना दिया और उस सिस्टम का नाम था पेट्रो डॉलर सिस्टम। ऐसा मूव खेला जिसकी वजह से दुनिया के सारे देश चाहे इंडिया, जापान, ब्राजील, सबको डॉलर की जरूरत आज तक महसूस होती है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक छोटा सा शहर है, उस शहर में एक ही पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप का ओनर कहता है पेट्रोल सबको मिलेगा लेकिन पेमेंट सिर्फ एक ही टोकन में होगी। अब चाहे तुम्हारे पास कैश हो, सोना हो या किसी और शहर की करेंसी हो, पहले तुम्हें वो टोकन लेना पड़ेगा क्योंकि बिना टोकन के पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब इस एग्जांपल में पेट्रोल है क्रूड ऑयल और वो टोकन है यूएस डॉलर। 1970s में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बनी और सऊदी अरेबिया डिसीजन लेता है कि वो ऑयल एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में पेमेंट यूएस डॉलर्स मिलेगा और इससे ऑयल ट्रांजैक्शंस में डॉलर का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी ऑयल एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में पेमेंट्स यूएस डॉलर्स की फॉर्म में लेने लगी और यहीं से यूएस डॉलर को एक नई ताकत मिल गई। अब दिक्कत ये थी कि ऑयल तो हर कंट्री को चाहिए, फैक्ट्री चलाने के लिए
लिए, प्लेन उड़ाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए, मतलब कि इकोनॉमी चलाने के लिए हर कंट्री को ऑयल चाहिए। और अगर ऑयल खरीदना है तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को डॉलर्स की जरूरत पड़ने लगी। यानी पहले डॉलर की डिमांड का एक बड़ा रीजन गोल्ड था, लेकिन अब डॉलर की डिमांड का एक बड़ा रीजन ऑयल है। अब डॉलर की डिमांड का एक बड़ा रीजन बन गया ग्लोबल ऑयल ट्रेड। और यहीं से अमेरिका को एक ऐसा एडवांटेज मिला जो उसे ग्लोबल मिलिट्री पावर से नहीं मिल सकता था। सोचो, अगर पूरी दुनिया को तुम्हारी करेंसी की जरूरत पड़ रही है तो तुम एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम का सेंटर बन जाते हो। और धीरे धीरे वही हुआ। सेंट्रल बैंक्स डॉलर्स रखने लगे, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होने लगा, बैंक्स डॉलर नेटवर्क के अराउंड बिल्ड होने लगे और अमेरिका की फाइनेंशियल पावर इतनी बड़ी हो गई कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं अमेरिका सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ही नहीं, वो दुनिया का फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन चुका है। लेकिन हर पावरफुल सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है। जब किसी एक सिस्टम के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाए तो बाकी लोग अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल पेमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा डॉलर सेंट्रिक होता चला गया और ब्रिक्स की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में यूएस बॉर्डर का यूज होने से बहुत ज्यादा फायदे भी थे, जैसे ट्रेड करना बहुत ज्यादा इजी हो गया था और लोगों को एक फाइनेंशियल कॉमन लैंग्वेज मिल गई थी। लेकिन जहाँ फायदा होता है वहाँ पावर होती है और जहाँ पावर होती है वहाँ पॉलिटिक्स भी होती है। अब मान लो तुम्हारा पूरा बिजनेस एक ही पेमेंट ऐप पर चलता है, सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, सारा पैसा एक ही नेटवर्क पर डिपेंड हो और एक दिन तुम्हें मैसेज आए आपका अकाउंट टेम्परेरीली ब्लॉक्ड कर दिया गया है। चाहे तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हो, कस्टमर्स हो, पैसा हो, लेकिन ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाओगे। इंटरनेशनल लेवल पर सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती, लेकिन बेसिक आइडिया कुछ ऐसा ही होता है। और इसी वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस आज दुनिया का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। इसी वजह से किसी भी कंट्री पर बिना गोली चलाए एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। और फिर आया ईयर 2022, जहां रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुई। इसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर बड़े फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए। कई रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। रशिया के कुछ फॉरेन रिजर्व्स भी फ्रीज कर दिए गए और यहीं से सिर्फ रशिया ही नहीं, दुनिया के कई और कंट्रीज भी सोचने पर मजबूर हो गए। सवाल सिर्फ रशिया का नहीं था, सवाल यह था कि अगर किसी वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी किसी सुपर पावर के साथ हो जाता है तो क्या हमारी इकोनॉमी भी इस तरह के प्रेशर्स फेस कर सकती है। इस पॉइंट के बाद एक पुराना आइडिया दोबारा से लाइमलाइट में आता है, डी डॉलराइजेशन। यानी क्या दुनिया एक ऐसा सिस्टम बना सकती है जहां क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के लिए यूएस डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। जब ये सवाल उठ रहा है तो लोगों का ध्यान एक ऐसे ग्रुप की तरफ गया जो सालों से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहा है। उस ग्रुप का नाम था ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और ना ही ये किसी एक देश के खिलाफ बना है। इसकी शुरुआत हुई थी ईयर 2009 में। इसमें शामिल थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, इसलिए इसका नाम है ब्रिक्स। लेकिन सवाल ये है कि ये ग्रुप बना ही क्यों। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक क्लासरूम है जहाँ सारे रूल्स बनाने का काम सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स करते हैं, बाकी बच्चे भी क्लास का हिस्सा हैं लेकिन उनकी आवाज उतनी नहीं सुनी जाती। अब अगर बाकी स्टूडेंट्स मिलकर एक ग्रुप बना ले और कहें कि हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए, वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहते हैं। कुछ ऐसा आइडिया ही ब्रिक्स के पीछे भी था। ये ग्रुप चाहता था कि डेवलपिंग इकोनॉमीज की ग्लोबल लेवल पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो, ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और साथ ही साथ फाइनेंशियल कॉपरेशन भी बढ़े। इसी सोच के साथ ब्रिक्स ने अपना एक डेवलपमेंट बैंक भी बनाया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। लेकिन पिछले कुछ सालों से ब्रिक्स को लेकर एक डिस्कशन और तेज हो गई है और वो डिस्कशन यह है कि क्या ब्रिक्स कंट्रीज आपस में बिना डॉलर के ट्रेड कर सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है डी डॉलराइजेशन की कहानी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब भी ब्रिक्स की बात होती है सोशल मीडिया पे हेडलाइंस दिखाई देने लगती हैं, ब्रिक्स अमेरिका के डॉलर को खत्म कर देगा। तो सच क्या है, इसे समझते हैं। सच यह है कि ब्रिक्स ये नहीं कहता कि कल सुबह से ही डॉलर को बंद कर दो, उसका फोकस कुछ और है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त हर बार बिजनेस करते वक्त एक तीसरे आदमी को बीच में लाते हैं। पेमेंट उसके थ्रू होती है, कैलकुलेशंस उसके थ्रू होती हैं और कमीशन भी वही लेता है। कई साल तक सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन तुम सोचते हो क्या हम सीधा आपस में डील नहीं कर सकते। इसका
मतलब ये नहीं है कि तुम उस तीसरे आदमी से दुश्मनी कर रहे हो, बस तुम अपने ऑप्शंस बढ़ा रहे हो। कुछ ऐसी ही सोच ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स के पीछे देखी जा सकती है। अगर इंडिया और ब्राजील ट्रेड कर रहे हैं या रशिया और चाइना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हर बार डॉलर की जरूरत होनी चाहिए, या कुछ ट्रांजैक्शंस लोकल करेंसी में भी हो सकते हैं? इसी डायरेक्शन में ब्रिक्स कंट्रीज पिछले कुछ सालों से काम कर रही हैं। लोकल करेंसी सेटलमेंट्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और अल्टरनेटिव पेमेंट्स मैकेनिज्म पर डिस्कशन बढ़े हैं। इसी सोच को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसका ऑब्जेक्टिव्स डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है। लेकिन जितनी चर्चा ब्रिक्स के बैंक्स की नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा चर्चा एक चीज की और होती है, और वो है ब्रिक्स करेंसी। इंटरनेट पे बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही ब्रिक्स अपनी नई करेंसी लॉन्च करने वाला है और उसके बाद डॉलर का एरा ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि जिस दिन ब्रिक्स करेंसी आ गई उस दिन डॉलर का गेम खत्म। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सच है। सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, आज से इंडिया एक नई ब्रिक्स करेंसी यूज करेगा। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरी सैलरी किस करेंसी में आएगी? मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसका क्या होगा? मेरी EMIs, मेरा होम लोन, FD, बिजनेस के पेमेंट्स किस करेंसी में होगी? करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ इससे जुड़ी हुई है। अब जरा इसी चीज को इंटरनेशनल लेवल पे सोचिए। ब्रिक्स में सिर्फ एक देश नहीं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबकी इकोनॉमीज अलग हैं और सबके फाइनेंशियल सिस्टम्स भी अलग हैं, सबकी प्रायोरिटीज भी अलग हैं। उसके लिए सिर्फ नए नोट्स प्रिंट करना काफी नहीं होता, उसके लिए कॉमन इकोनॉमिक रूल्स चाहिए, कॉमन फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा गहरा ट्रस्ट चाहिए। इसीलिए अभी तक ब्रिक्स की कोई ऑफिशियल करेंसी लॉन्च नहीं हुई है, और फिलहाल रियलिटी ये है कि फोकस इस बात पे ज्यादा है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया जाए, यानी ट्रांजैक्शंस में डॉलर की जरूरत ना हो। अगला सवाल यह है कि अगर ब्रिक्स के पास अपनी करेंसी नहीं है तो दुनिया ब्रिक्स को इतना सीरियसली क्यों लेती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डॉलर आज भी इतना पावरफुल क्यों है। अभी तक हमने देखा कि डॉलर कैसे गोल्ड से जुड़ा, फिर ऑयल और ट्रेड के साथ और पावरफुल हो गया, और क्यों कुछ कंट्रीज इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज भी डॉलर को रिप्लेस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बड़े शहर में एक बहुत पुराना बाजार है, हजारों दुकानें हैं, लाखों कस्टमर्स आते हैं, सारे सप्लायर्स वहीं मिलते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट वाले वहीं मिलते हैं, सारे बड़े डील्स वहीं होते हैं। अब कोई नया आदमी आकर बोले आज से हम एक नया बाजार खोल रहे हैं, क्या अगले दिन पूरा शहर वहां शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ बिल्डिंग को नहीं पूरे सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, और डॉलर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और आज भी दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड सिर्फ US डॉलर्स में होते हैं। कई सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स में US डॉलर्स रखते हैं। अब इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया है, क्योंकि इंडिया का एक गलत डिसीजन फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। एक तरफ इंडिया ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, लोकल करेंसी ट्रेड के डिस्कशन का हिस्सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल रिलेशंस इंडिया के बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉर्पोरेशन और ट्रेड में भी दोनों कंट्रीज का एंगेजमेंट बढ़ा है, क्योंकि इंडिया ये बात अच्छी तरह समझता है कि आज भी दुनिया में US डॉलर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी देश अगर एक दिन में इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क साबित होगा। इसीलिए इंडिया हमेशा ब्रिक्स और अमेरिका को हमेशा साथ लेके चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।